नमो नमः। आज हम जानेंगे तुकागम संधि के बारे में कि तुकागम संधि क्या है, तुकागम संधि के नियम क्या हैं, उदाहरण क्या है और उसको पहचानने की आसान ट्रिक कौन सी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं ओमवीर शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने लिखा है तुकागम संधि। तुकागम संधि, अगर तुकागम को हम अलग करते हैं तो यह हो जाएगा तुक धन आगम। ठीक है, तुक धन आगम। अब ये क्या कर रहे हैं, तुकागम संधि, यानी तुक का आगम हो जाता है। आगम का मतलब होता है आ जाना, और आगम किसके बीच में होता है? आगम हमेशा दो के बीच में होता है। तो यहां दो के बीच का अर्थ है दो शब्दों के बीच में आ जाना। ठीक है, तो यह हो गया इसका अर्थ तुकागम। अब जानते हैं इसके पहले नियम के बारे में। पहला नियम क्या कहता है कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ हो तो छ से पहले च आ जाता है, यानी ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? जिसे हम छोटे वाले स्वर कहते हैं। यहां पर मैंने यहां पर बोर्ड पर लिखा भी है अ, ई, उ और री। ये जो है ह्रस्व स्वर है यहाँ, यानी छोटे स्वर है। अगर इस तरफ ये वाले स्वर हो और उसके बाद वाले शब्द में क्या आ जाए, सबसे पहले ये छ आ रहा हो, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, उस छ से पहले इधर वाले में बदलकर च हो जाता है। अब च होता कैसे? कह रहे हैं यहां पर तुक का आगम होता है। तुक का आगम को होने का मतलब कि तुक तो जुड़ता है और उस तुक का त शेष रहता है, यानी इस तुक में से ये क हट जाता है और ये उ भी हट जाता है। बचता क्या है हमारे पास? सिर्फ त। तो यानी त शेष रहता है। और उसके बाद यहां पर नियम क्या लगता है? एक सचुत संधि का नियम लगता है। सचुत संधि का नियम क्या है कि त वर्ग को च वर्ग हो जाता है, यानी त का च हो जाता है। तो इसलिए यहां पर इस त की जगह पर क्या हो जाता है? च हो जाता है। हमें आसान भाषा में समझने के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर ह्रस्व स्वर आते हैं, यानी छोटे वाले स्वर आते हैं और उसके बाद च आता है, छ आता है, माफ कीजिएगा, तो उस छ से पहले जो क्या होगा? च हो जाएगा। सिर्फ इतना हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा नियम क्या कहता है? यदि पद के अंत में, पद यानी शब्द के अंत में दीर्घ स्वर यानी बड़े वाले स्वर, यानी आ, ई, उ और री, यहां पर क्या थे? ह्रस्व स्वर यानी छोटे वाले स्वर, यहां क्या आ गए? बड़े वाले स्वर हो तो, और उसके बाद क्या हो? छ हो। यहां पर भी छ था, यहां पर भी छाता वाला छ था, हो तो छ से पहले च आ जाता है। यहां पर भी वही नियम आता है, च आ जाता है। परंतु यहां पर क्या है? यह नियम विकल्प से लगता है। विकल्प बोले तो ऑप्शन होता है, यानी हमारी मर्जी है, हम इसको लगाएं तो भी ठीक है और नहीं लगाएं तो भी ठीक है। यानी जब जोड़ के लिखेंगे तो अगर च हमने लगा दिया तो भी ठीक और नहीं लगाया तो भी ठीक। तो इसके दो नियम हैं, यानी ह्रस्व स्वर के बाद, यानी छोटे स्वर के बाद अगर छ आता है तो च लगेगा, वहां पर तो एकदम कंफर्म है, लगना ही लगना है। और यहां दूसरा नियम क्या कहता है? अगर दीर्घ स्वर यानी बड़े वाले स्वर हैं और उसके बाद अगर च आता है तो आपकी मर्जी है, आप च लगाएं तो भी ठीक और न लगाएं तो भी ठीक। इसको विस्तृत रूप से और मैं एक बार समझा देता हूं आपको। सबसे पहले नियम में क्या कर रहा है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर यानी कौन से वाले? छोटे वाले अ, ई, उ और री, ये हो किस तरफ? इस तरफ। और उसके बाद क्या हो? उसके बाद ये छ आए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में क्या होता है? च का आगम होता है। और च का आगम कैसे होता है? यहां पर तुक का आगम होता है। ठीक है, और तुक में त शेष बचता है। ठीक है, और इस त का सचुत संधि के नियम अनुसार क्या बन जाता है? च बन जाता है। यानी जो ये च का आगम होता है वो इन दोनों के बीच में होता है, यानी ये ऐसे ही रहेंगे, इधर जैसा है ये भी ऐसा रहेगा, बस यहां पर च बीच में जुड़ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या कहता है कि पद के अंत में दीर्घ स्वर में, यानी कि बड़े वाले स्वर, यानी आ हो, ई हो, उ हो और री हो, इस तरफ हो मान लीजिए। ठीक है, इस तरफ हो और उस तरफ ये छ हो, तो यहां पर भी क्या होता है कि यहां पर बीच में च का आगम
होता है, यानी च आ जाता है। अब यहां पर च का आगम होने का मतलब यहां पर क्या लगता है, विकल्प से लगता है, यानी हमारी मर्जी है, हम लगा भी सकते हैं और हमारी मर्जी अगर नहीं हो तो हम नहीं भी लगा सकते हैं, यानी दोनों तरीके से ठीक है। अगर च लगा भी देंगे अगर दीर्घ स्वर के बाद तो भी ठीक होगा शब्द में, और अगर नहीं लगाएंगे तो भी ठीक होगा, यानी दोनों तरह से ठीक होगा। यानी यहां पर च लगाना अनिवार्य है, कंपलसरी है, और यहां पर हमारे ऊपर है कि हम लगाएं तो भी ठीक और न लगाएं तो भी ठीक। अब जो है हम इस के उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम नियम 1 के उदाहरण देखते हैं। नियम 1 के उदाहरण देख रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं, देखिए इधर लिखा है अनु धन छेदः, ये हो गया अनुच्छेद। अब कैसे हुआ, देखिए ये अनु है, अब इस नौ में किसकी मात्रा है, उ की। कौन सी वाले उ की, ये वाले की। और नियम क्या कहता है कि इसमें से कोई भी ह्रस्व स्वर सॉरी तो क्या हो जाता है, और उसके बाद छ हो, तो यानी यहां पर छ आ रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा, यानी तुक का आगम होगा और तुक का त शेष होगा और उस त से च बनेगा, तो यहां च का आगम होगा। तो जब जोड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं, देखिए अनु धन, यह च हो गया और उसके बाद छेदा। अब जब दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया, अनु च छे और दह, ये हो गया अनुच्छेदः। कितना आसान है, सिर्फ हमें इसके बीच में च जोड़ देना है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, स्व धन छाया, ये हो गया स्वच्छाया। यहां पर भी सेम ऐसा ही है कि ये देखिए यहां पर इस व में, अगर हम इस व को अलग करते हैं तो देखिए ये आधा व और अ, इन दोनों को जोड़ करके व बनता है, तो यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। और यहां पर क्या कहता है कि ह्रस्व स्वर, यानी छोटा वाला स्वर, यानी अ आए, कोई भी अ आए, ई आए, उ आए या री आए, और उसके बाद छ हो, तो यहां पर भी बीच में क्या हो जाएगा, यहां पर क्या होगा कि च का आगम हो जाएगा। अब जब जोड़ेंगे तो क्या हो गया, देखिए स्व, उसके बाद च और छाया। जब सारा जोड़ देंगे तो हो गया स्व च छा या। देखिए कितना आसान है, सिर्फ हमें बीच में च जोड़ देना है। और उदाहरण देखते हैं, अगला है परिच्छेदः। अब देखिए परि में कौन सा ई आ रहा है, ये वाला, यानी छोटा वाला, और उसके बाद क्या है, छ आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि छ से पहले क्या होगा, यहां पर क्या जुड़ जाएगा, च जुड़ जाएगा। कैसे, देखिए परि है, उसके बाद ये च जुड़ा और उसके बाद छेदः। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, परिच्छेदः। बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगला है वृक्ष धन छाया, ये हो गया वृक्ष छाया। कैसे, ये देखिए वृक्ष जो छतरी वाला छ है, इसमें अ जुड़ा हुआ है, यानी अ जुड़ा हुआ है, और अ के बाद उस तरफ क्या है, यहां छ है। इसका मतलब क्या होगा कि इनके बीच में क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। अब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, वृक्ष और छाया, ये जब जोड़ देंगे तो क्या हो गया, वृक्ष छाया। तो देखा आपने कितना आसान है। इस नियम में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जहां छोटे वाले स्वर हो, ह्रस्व स्वर हो, यानी अ, ई, उ और री हो, और उसके बाद छ आता है, तो क्या हो जाता है, उन दोनों के बीच में च का आगम हो जाता है, यानी तुक का आगम होता है और उस तुक का त शेष रहता है, और उस त को सचुत संधि के नियम अनुसार च हो जाता है। अब इसके बाद हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, दूसरे नियम का, इसको मिटा देते हैं। तो नियम 2 का इधर मैंने उदाहरण लिख दिया है, आप देख रहे हैं 3 उदाहरण लिखे हैं मैंने। सबसे पहला उदाहरण है लक्ष्मी धन छाया। अब देखिए क्या है, लक्ष्मी। अब देखिए इस मी में बड़ी वाली ई आ रही है, देखिए बड़ी ई आई है ना, ये वाली, और उसके बाद छ आया है। इसका मतलब कि इस छ से पहले क्या लगेगा, च लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर विकल्प है और यहां पर विकल्प नहीं था, यानी छोटे वाले स्वर में विकल्प नहीं है, वहां तो लगाना ही लगाना है, यानी इन दोनों के बीच में आगम होना ही होना है तुक का, यानी इन दोनों के बीच में तुक का।
क्योंकि तुक का आगम यानी दो शब्दों के बीच में आगम, एक नया वर्ण का आगम, तो यहां तो होना ही होना है आगम। यहां पर हमारी मर्जी है, आगम करें तो भी न करें तो भी, दोनों ही ठीक रहेगा। अगर इसको जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, देखिए पहला तो हम ये कर सकते हैं लक्ष्मी छाया, इसी तरीके से इसमें भी च आ गया। अगर ये नहीं करना चाहते तो हमने सीधा लिख दिया लक्ष्मी छाया। दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। और ये विकल्प कहां लगेगा, जहां पर दीर्घ स्वर होगा, यानी बड़े वाले स्वर होंगे, उनके बाद जब छ आएगा तब। दूसरा उदाहरण लीला, यहां पर देखिए आ रहा है, बड़ा आ आया है और उसके बाद क्या है, छ आया है। इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों के बीच में किसका आगम होगा, चौका। अब ये चौका आगम हमारी मर्जी, हम करें तो भी और न करें तो भी, यानी ली ला च छ त्र म, ये भी ठीक है, और लीला छत्रम ये भी ठीक है। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, आपकी मर्जी, आप ऐसे जोड़ दीजिए तो भी ठीक और ऐसे जोड़ दीजिए तो भी ठीक, मगर अलग करेंगे तो ये इस तरीके से अलग होगा। तीसरा उदाहरण देखिए नदी, यानी इसमें भी ये ई आया बड़ा, नदी छाया, जब इसको भी जोड़ेंगे तो नदी छाया, ये भी ठीक है, और नदी छाया ये भी ठीक है, यानी दोनों ही ठीक है। तो इस तुकागम संधि में हमें इतना याद रखना है, तुक का आगम होता है, तुक का आगम मतलब यानी त का आगम होता है और त की जगह पे च हो जाता है। कब होता है, जब जो है इस तरफ क्या हो, स्वर हो। कौन से स्वर हो, या तो छोटे हो या बड़े हो, कोई भी स्वर हो, सीधा समझ लीजिए, यानी छोटे वाले स्वर हो, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, और उसके बाद क्या हो, उसके बाद छ हो, इधर चाहे छ हो बड़े वाले के बाद हो चाहे छोटे वाले के बाद हो, तो क्या होता है, च का आगम हो जाता है, यानी तुक का आगम हो जाता है इनके बीच में, यानी ये समझ लीजिए इनके बीच में यहां हो जाता है आगम, यहां आगम हो जाता है, यानी ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे लेकिन इनके बीच में च जुड़ जाएगा। अब क्या है, जो ह्रस्व वाले हैं यानी जो छोटे वाले स्वर हैं उनमें तो जुड़ना ही जुड़ना है, वो तो कंपलसरी है, फिक्स है, अनिवार्य है। लेकिन जो दीर्घ वाले हैं वहां पर क्या हमारे पास ऑप्शन है, विकल्प है, हमारी मर्जी है, हम जोड़ें तो भी और न जोड़े तो भी, दोनों ही सही होंगे। तो इस तुकागम संधि में सिर्फ हमें इतना ही ध्यान रखना है। तो और इस तुकागम संधि को पहचानने की बिल्कुल आसान ट्रिक है, यानी जिन शब्दों के बीच में च और छ का आगम होता है, यानी आधा च और उसके बाद छ लगा हो, यानी वो कौन सी संधि है, वो तुकागम संधि है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये इसकी ट्रिक है पहचानने की, कि जहां पे आधा च और छ आए बीच में तो यानी कि वहां पर कौन सी संधि लगी है, तुकागम संधि है। याद रखिएगा ये तुकागम संधि जो है वो हमारे सीबीएसई के 10वीं क्लास में जरूर आता है, ये उसका पाठ्यक्रम है, उसका सिलेबस है, इससे प्रश्न जरूर आते हैं, हर साल आते हैं। तो इसको बिल्कुल आप आराम से समझिएगा, इस वीडियो को देख करके अच्छे से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।